साथ से मैं सब दिया करूँ। आप हैं दोस्तों, आपका हमारा अपना यूट्यूब चैनल चलते हैं दोस्तों, वीडियो बता क्या पीएम मोदी रशिया यूक्रेन वार रुकवा देंगे परमानेंट? मुश्किल सी बात है, शायद हो भी सकता है, क्योंकि एक मरतबा 24 घंटे के लिए रुकवाई भी गई थी। खैर, इस पर पाकिस्तानी अवाम क्या बोलते हैं ये देखना सुनना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तानी अवाम पीएम मोदी के बारे में क्या राय रखते हैं इस मामले में, तो देखते हैं वीडियो पर इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है पीएम मोदीज यूक्रेन विजिट शॉक्स द वर्ल्ड। आबिद अली पीएम मोदी फैन रिएक्शन। अच्छा जी, तो बिल्कुल पहले पीएम मोदी जो थे वो गए रशिया, आई थिंक लास्ट वीक की बात है, और वहां पर उनको रूस के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया। ये तस्वीर है उसकी। खुद प्रेसिडेंट जो पुतिन थे उन्होंने, हैं बेसिकली, थे कह दिया मैंने, पुतिन हैं, उन्होंने ये अवार्ड पीएम मोदी को दिया। और उसके बाद अब वो गए हैं पीएम मोदी ज़ेलेंस्की से मिलने, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मिलने यूक्रेन, और वहां पर जाकर बातचीत हो रही। तो मुझे लगता है कि पीएम मोदी दुनिया के इकलौते ऐसे लीडर हैं जो पुतिन से भी मिले और ज़ेलेंस्की से भी मिले, और वो बात कर रहे हैं कि भाई युद्ध रुकना चाहिए, लड़ाई रुकनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि पीएम मोदी की कोशिश है कि भाई किसी तरह से लड़ाई को रुकवा दिया जाए। ज़ेलेंस्की भी ये कह रहे हैं, अब उनकी मजबूरी है कि भाई पीएम मोदी ऐसा करा सकते हैं, वो रुकवा सकते हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि भाई लड़ाई ख़त्म हो जाए, लड़ाई रुक जाए, शांति हो जाए। सैकड़ों हज़ारों लोग मर चुके हैं, कई चीज़ें तबाह हो चुकी हैं, शहर के शहर तबाह हो चुके हैं, नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, तो ये लड़ाई रुकनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि भाई कि इस पर आबिद अली का क्या कहना है। पूरी बात बताएं ऑडियंस को कि बात मैंने क्या की थी और क्या, बल्कि आप उसका क्लिप भी काट के लगाएं। मैंने आपको कहा था कि यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मिन्नत करेंगे या उनकी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारी जंगबंदी के ऊपर काम करें, रुकवाएं, कुछ करें। तो वो हुआ। आप भी उसमें इनकार कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो तो वैसे ही गए। लेकिन रियल बात ये थी कि अमेरिका का उधर बस नहीं चल रहा था, यूक्रेन में तबाहियां हो रही थी, और वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जाने का या उन्हें बुलाने का मकसद यही था कि हमारी जंग को रुकवाया जाए। और सबसे बड़ी बात चौधरी, मैं इधर आपसे ये पूछना चाहूंगा कि दुनिया में किसी माई के लाल में ये हिम्मत है कि जिस मुल्क में जंग चल रही हो, मुल्क तबाह हो रहा हो, और उस मुल्क में किसी मुल्क का वज़ीर आज़म जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन में गए हैं। देखे अमेरिका सुपर पावर बनता है दुनिया के बीच में, ये यूक्रेन की बड़ी साइड लेता है, अपने डॉलर भी खर्च करता है। क्या अमेरिका के सदर की हिम्मत है यूक्रेन में आने की? अरे यार ये छोड़ो, मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की बात करता हूँ। फलस्तीन में कितनी बड़ी जंग चल रही है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फलस्तीन जा सकते हैं? मुसलमान कंट्री है भाईजान, वो सऊदी अरेबिया का बादशाह जो है वो क्या फलस्तीन जा सकता है ऐसी सिचुएशन में? लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद यूक्रेन का विजिट तो कई सारे लीडर्स ने किया है, वर्ल्ड लीडर्स ने, जहां तक मुझे याद आ रहा है। अगर मैं गलत हूं तो दर्शकों प्लीज मुझे करेक्ट करिएगा। जहां तक मुझे याद आ रहा है ब्रिटिश पीएम भी गए थे शायद, और भी कई लोग गए थे यार, मेरी नजरों से वो खबरें गुजरी हैं। बड़े बड़े लीडर्स थे और वो गए हैं ज़ेलेंस्की से मिलने। और जैसा कि मेरे सहयोगी हैं भुवन भाई, वो बता रहे हैं कि बाइडेन भी गया था ज़ेलेंस्की से मिलने। यूक्रेन में ही मुलाकात हुई थी भुवन भाई। हाँ, तो यूक्रेन में ही मुलाकात हुई थी तो बाइडेन भी गए थे यार, ऐसी बात नहीं है। तो ये कहना है कि सिर्फ मोदी गए हैं वहां पर यूक्रेन में, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि आबिद भाई थोड़ी सी और आप नॉलेज आपको इकट्ठी करनी चाहिए। ठीक है, आप मोदी को पसंद करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई फैक्ट्स जो हैं वो आधे अधूरे पेश किए जाएं या गलत फैक्ट्स दिए जाएं। फैक्ट ये भी है कि भाई दुनिया के बड़े से बड़े लीडर भी यूक्रेन में जाकर ज़ेलेंस्की से वॉर के दौरान मिलकर आए, ये बात है। लेकिन नहीं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, क्योंकि उस बंदे का काम है पीस और अमन को लेके चलना, वो दुनिया में पीस के काम करवा रहे हैं। अभी देखे आप उधर ये स्टेटमेंट दी भी है, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी भी है कि हाँ भाई दो कंट्रीज के यानी रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसे खत्म करने में इंडियन प्राइम मिनिस्टर काफी रोल अदा कर सकते हैं, उनका काफी इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया में। अच्छा साहब, यूक्रेन में इस टाइम जो चल रहा है ना, वो लोग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के तरले कर रहे हैं कि हमारे पार्लियामेंट में आए, उधर आके खिताब करें। आपको याद होगा कि दुनिया का जो सुपर पावर अमेरिका,
उनके पार्लियामेंट में भी जाके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खिताब किया था। ठीक तो है। वही सिचुएशन अब इधर बन रही है कि वो कह रहे हैं हमारे पार्लियामेंट में आए। इससे पहले जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उधर गए रशिया, तो रशिया में जब गए ना, तो यूक्रेन में मीम बनने लगे। यूक्रेन के वजीर आजम ने, हालांकि उधर एक बच्चों के हॉस्पिटल पे कहीं अटैक हुआ था, ठीक है। तो यूक्रेन के वजीर आजम ने भी, प्रेसिडेंट ने बहुत बुरा बयान दिया था इंडिया को लेके कि इधर बच्चों की जान जा रही है और आप उधर जाके बैठ गए, यारियां कर रहे हैं, दोस्तियां कर रहे हैं। तो आज वही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, आपके मुल्क में बैठा हुआ है। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि उनकी टांगे दबाएं और उन्हें मनाएं, उनकी मिन्नत करें, शायद वो आपकी जंग रुकवा दें। ये हो सकता है। चले, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या आगे होता है यूक्रेन रशिया की वार को लेके। लेकिन ये चीज वाकई जो आबिद भाई ने बात की है कि हम मतलब फलस्तीन को लेके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, तुर्की की बात कर लें, उनके हेड ऑफ स्टेट, ईरान की बात कर लें जो सबसे फ्रंट पे नजर आ रहा है, जी हम इसराइल के अगेंस्ट जंग करेंगे, ये सब कुछ करेंगे। एक दफा भी कोई यहाँ से फलस्तीन में गया, वहां पे जाके कोई स्पीच की हो, उनके साथ खड़े हो। और ये छोटी बात नहीं होती कि रशिया और यूक्रेन दोनों के दरमियान जंग चल रही है, वो रशिया भी गए और यूक्रेन भी गए। मतलब ये साबित कर दिया कि अगर कोई जंग रुकवा सकता है, उन्हें एक फर्क नहीं। देखिए शोएब भाई, मुझे लगता है कि आपको ना और ज्यादा इसको डीपली स्टडी करने की जरूरत है, फिलिस्तीन वाले कॉन्फ्लिक्ट को। ये लड़ाई इजराइल और फिलिस्तीन के बीच नहीं चल रही है। अब आप कहेंगे कि अरे ये क्या बात हो गई? जी बिल्कुल, फिलिस्तीन का हिस्सा है ना वेस्ट बैंक। क्या वेस्ट बैंक इस लड़ाई में शामिल है? नहीं। क्या वेस्ट बैंक पर अटैक हुआ है? नहीं हुआ है। ये लड़ाई इजराइल और हमास की है, दो देशों की लड़ाई नहीं है। ये एक आतंकवादी संगठन और एक देश के बीच लड़ाई है। वरना पूरा फिलिस्तीन इस वक्त इजराइल के खिलाफ खड़ा होता। महमूद अब्बास जो वहां के पीएम हैं, वो भी खड़े होते और फौज को हुक्म देते कि हमास वालों के साथ मिलकर जाकर इजरायलियों से लड़ो। लेकिन ये तो लड़ाई नहीं हो रही ना। तो इस बात को समझने की कोशिश करिए आप लोग कि वो लड़ाई दो देशों की नहीं है। अभी जो वो जंग शुरू हुई है वो हमास और इजराइल के बीच है, ना कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच है। हां, चूंकि हमास का उस इलाके पर कब्जा है जो फिलिस्तीन के अंदर आता है, गाजा, इसलिए अब जिसको समझना है समझे, नहीं समझना मत समझे। ये भी तो है। एक फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी पूरी दुनिया के साथ दोस्ती है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, उनकी दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। अफ्रीकन कंट्रीज रशिया नाराज क्यों होगा? किस बेस पे नाराज होगा? रशिया के साथ हिंदुस्तान की बहुत बड़ी तिजारत है, बिलियंस ऑफ डॉलर की तिजारत है, इससे भी बहुत ऊपर की तिजारत है। देखिए रशिया अभी अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कहता है कि आप यूक्रेन क्यों चले गए, हम आपके साथ तिजारत नहीं करेंगे, तो बर्बादी रशिया की है। इंडिया तो स्टेबल है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, वो आज आप तिजारत नहीं करें, किसी और से कर लेंगे। तो उधर जाने का मकसद भी यही था कि अमेरिका जो है ना, अमेरिका इस टाइम परेशान बैठा हुआ है, जिसे हम सुपर पावर मानती है ना पूरी दुनिया, वो सर पकड़ के बैठा हुआ है। और उससे जब ये काम नहीं होते तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यूज किया जाता है, क्योंकि मोदी की दुनिया में लड़ाई नहीं है, सबके साथ दोस्ती है। देखे दुनिया का किसी नहीं 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 नहीं, ये एनालिसिस आपकी कहीं और जा रही है आबिद भाई। अमेरिका हो या पूरा वेस्ट हो, वो इस लड़ाई को रुकने नहीं देना चाहते। आप इस पॉलिटिक्स को समझिए। यूक्रेन में जो हथियार यूज हो रहे हैं, वो हथियार कहां से आ रहे हैं? अमेरिका से आ रहे हैं। यूक्रेन को इतना ज्यादा सपोर्ट कौन दे रहा है? अमेरिका दे रहा है, पैसे दे रहा है, हथियार दे रहा है। यूरोप दे रहा है, पैसे दे रहा है, हथियार दे रहा है। नाटो कंट्रीज दे रही हैं। क्यों दे रही हैं? सामने कौन है? इकलौता रशिया। शुरू से किसके बीच लड़ाई रही है? रशिया वर्सेस ऑल रही है उधर वेस्ट में। तो अगर लड़ाई को खत्म करने देना चाहते तो अब तक तो ये लोग आ गए होते कि भाई आओ मिलकर बैठ के बात करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। कभी आया ऐसा बयान? आप फंडिंग रोकते, आप हथियार पहुंचाना रोकते, ज़ेलेंस्की सरेंडर कर देता, बातचीत कर लो। अमेरिका और वेस्ट इस लड़ाई को जिंदा रखना चाहते हैं ताकि रशिया इसमें उलझा रहे, रशिया के पैसे खर्च होते रहे, रशिया इसमें तबाह हो जाए। और ये बहुत सोची समझी स्ट्रेटेजी है। ये बहुत लंबे टाइम से स्ट्रेटेजी बनाई जा रही थी। धीरे 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 ये वॉर के रूप में तब्दील हुई। रशिया को मजबूर किया गया कि वो यूक्रेन पर अटैक करे। इसलिए अगर कोई ये कहता है कि अमेरिका और ये लोग परेशान है, बिल्कुल परेशान नहीं है। वो इसीलिए आग में तेल डाल रहे हैं
दुनिया का किसी कंट्री का आप नाम लेके देखें, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से दोस्ती करना चाहते हैं, तिजारत करना चाहते हैं, उनके साथ आगे चलना चाहते हैं। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिस मुल्क से होके आए हैं उसका नाम बताएं मुझे आप। अभी पोलैंड से होके आए हैं, पोलैंड और में, उधर से सीधा पोलैंड की हिस्ट्री का आपको पता है कि इंडिया के साथ क्या ज्वाइंट है? वर्ल्ड वॉर के लेवल की ये पोलैंड जो है ना, इंडिया के साथ ज्वाइंट है इनके मामला। तब से ये और हिंदुस्तान की हिस्ट्री का मेरे ख्याल से 45 साल बाद या 40 साल बाद कोई वजीर आजम पोलैंड गया है। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक और कंट्री में गए थे, उधर भी 40 साल बाद कोई वजीर आजम गया था। ऑस्ट्रिया में ये इजाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हासिल है, क्योंकि वो पूरी दुनिया से दूरी नहीं, नजदीकी बढ़ा रहे हैं। जिन मुल्कों में हिंदुस्तान लेकिन का आमिर वज़ीर-ए-आज़म- भाई फिर पाकिस्तान तो बिल्कुल नेबर कंट्री है। इधर बहुत से लोग ये सवाल करेंगे, मतलब जो पाकिस्तानी है कि यार ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रिया जाके ये करेंगे, उधर इसके अलावा पोलैंड में गए हैं, वहां पे पीस की बात कर रहे हैं, यूक्रेन में गए हैं, पीस की बात कर रहे हैं, ये नेबर में पाकिस्तान तो है। भाई इसके साथ- पाकिस्तान भी आए थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो नवाज शरीफ की फैमिली की शादी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं आए, वो इधर भी आए थे। वो दुनिया में हर मुल्क में जाना चाहते हैं, हर किसी के साथ तल्लक बेहतर करना चाहते हैं। अब आगे से आपको रिस्पॉन्स तल्लक बेहतर करने वाला ना मिले तो वो आपकी गलती है। जैसे यूक्रेन आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मना रहे हैं अपने मुल्क के फायदे करवाने के लिए, इस तरह पाकिस्तान भी बड़ा कुछ कर सकता था। सिर्फ हम कश्मीर को लेके बैठ के सर समझे, अपनी ट्रेड बंद की, अपने लोगों को नुकसान दिया। अब ट्रेड बंद होने से क्या होता है? मुल्क में महंगाई आती है, और उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ा ट्रेड बंद करके, वो तो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए, हम रुसवा हुए, हम लोग नीचे और आए। मैंने, आप जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं, बहुत से लोग जानते होंगे कि हमने सब्जी मंडी में भी जाके इंटरव्यू किया। वहाँ के जो बिजनेसमैन है, जहाँ के जो फ्रूट बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, उनसे पूछा कि भाई इंडिया से ट्रेड बंद हुई है, फायदा हुआ या नुकसान? उन्होंने बोला नुकसान हुआ। गारमेंट्स के अगर हम मार्केट की बात करें, यहाँ पे भी आप किसी से पूछ लें, वो कहेंगे नुकसान हुआ। अगर इसके अलावा हम किसी भी फील्ड में बात करें, वो ये कह रहे हैं कि हाँ भाई, जब इवन मेडिसिन की अगर बात करें, जितनी जानों का नुकसान हुआ है इंडिया से ट्रेड बंद करके या रिलेशन खराब करके, हमारी सोच नहीं है। यहाँ से लोग वहां पे जाते थे ट्रीटमेंट करवाने। हम तालिबान की बात करते हैं कि तालिबान हमारे मुल्क में आ रहे हैं, हमारी फोर्सेस पे हमले करते हैं, हम तालिबान को ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम उन्हें पकड़ लेंगे, टीडीपी जो भी दहशतगर्द पाकिस्तान में आता है हम उसकी बात करते हैं कि हमारे पे हमले हो रहा है। देखे चाइनीज इधर मारे जाते हैं, पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर इधर हमले होते हैं, पाकिस्तान के जवान शहीद होते हैं, और ये तो बड़े लेवल की बातें आ गई भाई साहब। अभी आप देखें किस कच्चे में क्या हो रहा है। कच्चे में इस टाइम पुलिस फोर्स के ऊपर बम मारा गया, बम या मिसाइल मारा गया, और 12 जवान शहीद हुए उस चीज को लेके। और मैं सर एक सेकंड बात सुनिए आप, मैं अपनी फोर्सेस से पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान की नंबर 1 फोर्सेस हो आप, पाकिस्तान के नंबर 1 अदारे हैं, पाकिस्तान की टॉप की फौज है, हमारी पाकिस्तान की टॉप की फौज है, जो हम कहते हैं कि दुनिया के नंबर 1 है हम लोग। और भाई आपके मुल्क में कच्चे में दहशतगर्द हैं और आपको पता ही नहीं है यार। और वो हर साल 2 बार 3 बार किसी लोगों को पकड़ते हैं, उन्हें किडनैप करते हैं, किसी के हाथ काट के मूवियां बनाते हैं, किसी की उंगलियां काट के मूवियां बनाते हैं। और भाई कहाँ गए हमारे दारे? इस तरह तो हम फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसके बीच में कोई बड़े लेवल के हाथ हैं। आप समझे चोई साहब कि इतना बड़ा काम हो रहा है और किसी को पता ही नहीं है। वैसे हम तालिबान को पकड़ने की बातें कर रहे हैं, पहले इन्हें पकड़ो, ये कच्चे के जो डाकू है, 4 डाकू, 6 डाकू, 20 डाकू आपके ऊपर ऐसे मुसल्लत हो गए हैं कि जैसे मर्जी आपको लूट ले, बर्बाद कर दे, और इस मुल्क में समझ ही किसी को नहीं आ रही। वाकई बहुत शर्म वाली। अच्छा, ये खबर जब मुझे पता चली, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, मैं भी हैरान हुआ कि यार 12 पुलिस वालों को एक साथ डाकुओं ने मार डाला। आप सोचिए, या तो उन पुलिस वालों के पास इनपुट नहीं था कि सामने वाली पार्टी कितनी ताकतवर है, उन पुलिस वालों के पास या तो तैयारी नहीं थी कि भाई ऐसा हमला हो सकता है, या उन पुलिस वालों, वो पुलिस वाले इतने कैपेबल नहीं है कि इस तरह के हमलों को रोक सके, बैठ के मोटी तूंद फुला रहे होंगे। आप सोचिए, डकैतों ने हमला करके 12 से ज्यादा पुलिस वालों को मार दिया, ये कितनी बड़ी बात है। और बहुत ज्यादा हो हल्ला पाकिस्तान में नहीं मचा है, उनको लग रहा है यार ठीक है यार, मार दिया तो मार दिया, क्या नॉर्मल सी बात है। आप समझो इस बात की, हमारे यहां जब इसमें नक्सलियों में और हमारी सुरक्षा एजेंसियों में जब लड़ाई होती है, हमारे यहाँ के भी लोग मारे जाते हैं, उधर के भी हम मारते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं हो सकता कि आज वो कामयाब हो गए तो कल हम उनको छोड़ देंगे। आप हिस्ट्री उठाकर देखिए, लेकिन हम उसके लिए तैयार भी रहते हैं, हम लड़ाई भी लड़ते हैं, सब कुछ करते हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इस बात पर सोचना पड़ेगा कि भाई कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना, कंट्रोल तो करना पड़ेगा, वरना फिर तो ऐसी खबरें आती नहीं। हमने कंट्रोल किया नक्सल मूवमेंट को, तो पहले जहां साल भर में 20 घटनाएं होती थी, आज साल भर में 5 घटनाएं होती हैं।
उसको कम करते जा रहे हैं हम लगातार। आप पिछले 15-20 साल का काम देखें हमारा, हम धीरे 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 करके शिकंजा कस दिया हमने, टाइट कर दिया, बहुत कम हो गए हैं अब। तो आपको एक रणनीति अपनानी पड़ेगी। पाकिस्तान में इस समय कोई रणनीति नहीं है, जिसका जो मन आ रहा है वो कर रहा है। तो शर्म वाली बात, मतलब शर्मिंदगी वाली बात है कि पुलिस फोर्सेस की अगर बात करें, 22 के करीब पुलिस के जवान थे जिनके ऊपर अटैक हुआ और जिसमें से 12-13 लोगों की जानें गई हैं। और मैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं पाकिस्तान से बाहर से देख रहे हैं, उन्हें शायद कच्चे के डाकुओं का इतना आइडिया ना हो। ये एक छोटा सा ग्रुप है, मतलब 10, 20, 30, 40, 50 डाकू जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, पंजाब से बिलोंग करते हैं। और वो लोग जो उनके एरिया में जाता है, कोई भी जाता है, उसे किडनैप कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है। हमारी फोर्सेस अभी तक नाकाम नजर आई। ऑपरेशन स्टार्ट होता है, फिर रुक जाता है, ऑपरेशन स्टार्ट होता है, फिर रुक जाता है, फिर खबर आती है कि आज फिर एक कच्चे के डाकू ने एक इंसान को उठा लिया, जिसे उठा लिया। ये बड़ी हैरत वाली बात है। भाईजान, कच्चे के डाकुओं को जानते हैं? जी जी बिल्कुल। क्या समझते हैं यार? हम कहते हैं कि नंबर 1 है, सब कुछ है, लेकिन ये कच्चे के डाकुओं को ही नहीं हम कंट्रोल कर पा रहे। कच्चे के डाकू के पीछे बड़े बंदे के हाथ है, कच्चे के डाकू के पीछे पक्के के डाकू हैं। पक्के के डाकू है, समझ लेना। तो उन्हें पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते। अगर वो कंट्रोल नहीं कर देगा तो बड़े दावे के करते हैं हम सरकार कंट्रोल कर देंगे, सरकार के ऊपर हमने कहता है। ठीक है, तो ये कोई बात नहीं हुआ। ठीक है। आबिद भाई देखें, आम पाकिस्तानी भी ये कह रहा है कि भाई हम उन्हें पकड़ नहीं सकते। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखें, जब आपके ऊपर हाथ किसी बड़े का होगा तो आपको छेड़ेगा भी नहीं कोई, तंग भी कोई नहीं करेगा। चौधरी साहब, ये तो चीजें आ गई एक साइड पे। सबसे पहले तकलीफ होती है अपने मुल्क को देख के कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। महंगाई आसमानों को छू रही है, गरीब बंदा मरने के बात कर रहा है, परेशान है गरीब आदमी, बिजली के बिल इतने बड़े आ रहे हैं। दूसरी बात ये देखें आप, मैं अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात कर रहा था कि वो पूरी दुनिया के साथ अपने तल्लुकात बढ़ा रहे हैं, कभी किसी मुल्क में जाते हैं, कभी किसी मुल्क में जाते हैं। क्या हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये किसी मुल्क में जाके अपनी ट्रेड या अपनी इज्जत नहीं बना सकते? और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के वजीर आजम जब किसी कंट्री में जाते हैं, आपको याद होगा कि पाकिस्तान के वजीर आजम की तलाशियां हुई, उनके कपड़े उतरवा दिए गए। आज पाकिस्तान के वजीर आजम हाउस में गैर मुल्की खतून आई हुई थी, वजीर थी। हाँ, वो जी बिल्कुल। उनके बारे में आप बताएं कि क्या हुआ कि उनकी तलाशी की बात हुई तो उन्हें कहा जी कि हम आपका वॉलेट जो है ना वो चेक करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि मैंने तो अपनी तलाशी नहीं देनी, ये मेरी पर्सनल चीज है, अगर आपने तलाशी लेनी है तो मैं वापस जा रही हूँ। वो वजीर आजम हाउस से वापस चली गई, उन्हें फिर बुलाया गया। आप देखें कि गैरतमंद इसे कहते हैं, ये गैरत होती है। हमारे वजीर आजम जाके कपड़े उतार दे और वो अपना वॉलेट तक ना चेक करवाए तो गैरत किसे कहते हैं? गैरत बनानी पड़ती है, अपनी इज्जत बनानी पड़ती है सर। और ये चीज अगर किसी, तो वो जर्मन मिनिस्टर थी और वो आई हुई थी और वॉलेट नहीं था, पर्स था, जो महिलाओं का पर्स होता है। तो नॉर्मली महिलाओं का पर्स ऐसे, मतलब हाई प्रोफाइल अगर कोई स्टेट विजिट पर है तो ऐसे प्रोटोकॉल नहीं होते कि आप महिला आ रही है, मिनिस्टर आ रही है तो उनका पर्स तक आप चेक करवाओगे। और वो भी तब जब जर्मनी वो देश है जो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा एड देता है, बहुत ज़्यादा मदद देता है, बहुत सारे, मतलब एक तरह से भीख देता है। तो जो भीख दे रहा है जिस मुल्क का बंदा, वो बंदा आता है भीख लेने वाले मुल्क में और भीख लेने वाले मुल्क की सिक्योरिटी कहती है अच्छा तेरी तो मैं पर्स की चेकिंग करूंगा। तो लेडी कहती है ठीक है भाई तू कर, फिर मैं चली। फिर उसको लगता है कि अरे यार लगता है गड़बड़ हो जाएगी, भीख मिलेगी नहीं। फिर कहता है अच्छा चलो जी मैडम कोई बात नहीं आप जाओ। अब सोचो ये वो जर्मनी के मिनिस्टर कितनी खुन्नस में होगी, इसका परिणाम क्या होगा आगे पता चलेगा। जब आपके प्रोजेक्ट सैंक्शंस होंगे, लगेंगे, कैंसिल होंगे, पैसे नहीं आएंगे, तब समझ में आएगा। अगर किसी को खबर नहीं पता कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जब जाते हैं उन्हें चेकिंग के नाम पे अपने कपड़े तक उतारने पड़ते हैं, जबकि किसी और कंट्री के अगर मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर आते हैं तो वो कहते हैं भाई हम अपना बैग चेक नहीं करवाएंगे। भाईजान इधर आए, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बस ठीक ही है। ठीक है, मुझे ये बताएं पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं दुनिया के दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशन क्यों नहीं बेहतर कर पा रहे, क्या वजह है? पहले वो अपने खजाने भरने से उन्हें फुर्सत नहीं है तो फिर वो और क्या किसी से बात करें। ठीक है, पहले वो बड़े मसरूफ हैं। अच्छा, हमारे जो सियासतदान हैं बड़े भाई मसरूफ। सीधी बात है, मसरूफ है। मैंने अभी 14 अगस्त को मैंने एक बड़ा धुआंधार इंटरव्यू दिया है कि खुदाया जितनी आपने सरकारी आराइशों पे जितने रुपए आपने खर्च कर दिए हैं ना 14 अगस्त के ऊपर जी, गवर्नर हाउस को सजाया गया, माल रोड को सजा दिया गया, नहर को सजा दिया गया, पूरे पंजाब पूरे पाकिस्तान की सरकारी इमारत के ऊपर 5 करोड़ से ज्यादा लागत आई है। अब उन जो बिल्डिंगें हैं सरकारी, उन्होंने ये तो नहीं कहा हिंदुस्तान मुर्दाबाद, मैंने कहा है पाकिस्तान जिंदाबाद।
ठीक है, तो मेरे ऊपर क्या खर्च हो रहा है, नहीं। तेरे ऊपर क्या हो रहा है, उसके ऊपर क्या खर्च हो रहा है। वैसे तो जिधर इतने लोग खड़े हैं, मैं ये समझता हूँ कि भाई ये तो खूबसूरती है। अगर हम पाकिस्तान को सजाते हैं, पाकिस्तान का वो खूबसूरती एक दिन के लिए है, हाँ, वो ये सारी चीजें किराए की थी जो उतार ली गई है। ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है कि ये हर साल हम एक दिन बस एक और मैंने उधर मैसेज दिया है, ठीक है। मैंने बोला है मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मैं अवान टाउन से 4 बच्चे और एक 40 साल बीवी को लेकर पैदल आया हूँ सेलिब्रेट करने यौम पाकिस्तान को। आपके हल्का अहबाब के लोग मेरे हिसाब से एक साल में भी 5 कदम नहीं चलते होंगे, ठीक है। और मैं कहां से कहां तक आया हूँ पैदल। आबिद भाई चौधरी क्या कहना साहब, ये चाहेंगे? पाकिस्तान देखिए, की मैं बताता हूँ, ये पाकिस्तान की दुखी अवाम है, बिलों ऐसे ही से है। तंग है, महंगाई से परेशान है ये लोग। ठीक है। ये अपने सरों को पीट रहे हैं कि हम लोग कर क्या लिए, हमने क्या हो गया। अपने साथ देखिए क्या हो सर, हमारे कसूर ये है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो IMF से कर्जा लेती है, उसकी किस्तें हम लोग उतारते हैं टैक्स दे के, क्योंकि टैक्स तो हम लोगों ने देने हैं। ठीक है। और दूसरी बात है कि पूरी दुनिया में जो मुल्क की अवाम टैक्स देती है ना, उस टैक्स का रिटर्न होता है। रिटर्न किस शक्ल में होता है? सड़कों की शक्ल में। आपके बच्चों को अच्छी तालीम दी जाए, सस्ती तालीम दी जाए या फ्री तालीम दी जाए, अच्छे हॉस्पिटल दिए जाए। तो पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। भाई की तड़प बिल्कुल ठीक है कि करोड़ों रुपया लगा दिया आपने बिल्डिंगें सजाने में, आम आदमी के लिए क्या सोचा? नो डाउट के पाकिस्तान का जश्न मनाना चाहिए, 14 अगस्त बड़े तरीके से और बहुत अच्छा मनाना चाहिए, लेकिन गरीब मुल्क के हिसाब से भी ये भी देखना चाहिए कि हम गरीब मुल्क है, हम लोग कर्जों में फंसे हुए हैं। आमद हो गई है। क्या आमद हुई है? आमद ये हुई है कि भाई आप सभी से मैं एक सवाल कर रहा खड़े हैं, जी, हूँ, जी। आप बता दो आपके मोहल्ले में, हाँ, आप मार्केट में, किसी ऐसे जगह पर हाँ, जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया, कायदे आजम के वफ्द में जितने भी लोग शामिल थे, अच्छा। क्या 14 अगस्त को किसी के नाम पे भी किसी को भी खराज अकीदत पेश किया गया है? कोई सेमिनार करवाया गया, तकरीरें करवाई गई हो, अच्छा। बताया गया हो नई जनरेशन को कि ये मोबाइल हमारे- देखने के लिए पाकिस्तान नहीं बना। अच्छा। यार वक्त आपका बच्चा मोबाइल देखता रहे। आप ये देखें ना कि जिनसे हम अलग हुए थे, जिनसे हम अलग हो के जश्न मना रहे हैं, आज वो किधर चले गए हैं। आप ये देखें कि वो आज उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी क्या रिस्पेक्ट है हमारे और प्राइम आखिर मिनिस्टर में मुझे जल्दी है, मैं जाने हाँ। वाला हूँ। पाकिस्तान कायम है, उसकी वजह यह है क्या? कि क्या? अल्लाह ऊपर है, जी। जो ये देख रहा है कि पूरी दुनिया का इस्लाम का ये किला है। अच्छा। मैंने इन सियासतदानों, इन जागीरदारों के लिए नहीं, मैंने इस्लाम के किले के लिए इसको हमेशा कायम रखना है और ये कायम रहेगा, ठीक है, तो वरना इनकी कोई। ये वही बंदा है, ये एक और वीडियो में आ चुका है। ये अपने आप को बड़ा टैलेंटेड समझता है, इसको लगता है कि मैं इतना बढ़िया एंकर साबित हो सकता हूं कि पूछो मत, और मेरे पास इतनी नॉलेज है कि पूछो मत। बाकी तो आपने सुन ही लिया भाई साहब। की कोई आते नहीं है कि नहीं, पाकिस्तान कायम रह मुझे जाए। ये बताएं, पाकिस्तान इस्लाम का किला है, तो ये फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसके लिए पाकिस्तान यानी इस्लाम का किला, एटॉमिक पावर भी है, हम क्या कर रहे हैं? इसके ऊपर मेरा इसके ऊपर अगर मैं जवाब दूं ना तो मेरी हैसियत नहीं है। मैनेजमेंट बहुत कम मजबूत है, इसके अंदर तो मेरा मैसेज है। डरता नहीं हूं मैं, अल्लाह से डरता हूं। भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच मैं पहले भी बयान देता हूं। अच्छा। देखो भाई, अगर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान ने अच्छा। फलस्तीन के अंदर जब से जुल्म हो रहा है, आप बता दो कोई एक ट्वीट आया हो, अच्छा। आप मियां शहबाज शरीफ साहब ने कोई जंग पे दिया हो कि फलस्तीन हाँ। बाज आ जाओ। फलस्तीन कैसे? ओ, फलस्तीन में क्या नाम है अच्छा, उनका? मैं- इसराइल। सॉरी फॉर दैट। अच्छा। कि इसराइल तू बाज आ जा। भूल हो नहीं, जाती है। मजाक फिर है ना। हजरत आदम से भी भूल हुई, मुझे इसलिए ये हो सकता है। बताएं, मैं आगे हम बात ये कर रहे थे कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर फलस्तीन में जाके खड़े हो ना, जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अभी यूक्रेन में जाके खड़े हैं। यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही है, हम यही बात कर रहे थे, फलस्तीन जाते तो क्यों? भाई उनका अगर जज्बा उनको कहे तो वो जाए। मैंने पहले कहा है उनको भाई फुर्सत नहीं है। अच्छा, डरते हैं? मैं ये नहीं कहता डरते हैं, लेकिन बात यह है कि अगर कोई बयान ना आए हमारी फिर हुकूमत भाई की तरफ से, जज्बे अगर का क्या कोई भी मतलब? ऐसा काम ना किया जाए तो फिर हम यही कहेंगे कि यार ये भूले हुए हैं भाई। जज्बे का मतलब है डॉलर। पाकिस्तान ने हमेशा जज्बा दिखाया डॉलर के साथ। अच्छा। आप देखें, अफगानिस्तान की जंग थी अमेरिका के साथ, ठीक है। हमारी तो वो जंग नहीं थी, हमने उस जंग में जज्बा दिखाया, यानी- अपने फौजी मरवाए, अपना पैसा जाया किया। क्यों? क्योंकि हमें डॉलर मिलेगा, हमें इमदाद मिलेगी, अमेरिका हमसे खुश रहेगा, हमारे बड़े का हाथ हमारे सर पे रहेगा। उस हाथ के चक्कर में हमने अपने आप को बर्बाद किया।
IMF के कर्जों में हम लोग फंसे उस बड़े के हाथ की वजह से। ठीक है। उस हाथ से बचते बचते आज चाइना के हाथ में फंस गए हम लोग। आज चाइना के कर्जे ही हुए हैं भाईजान। चाइना जिस मुल्क में आप श्रीलंका को देखिए कि उधर इतने कर्जे दिए कि श्रीलंका सारा ब्लैक हो गया। आज उसकी जमीन पे कब्जा है चाइना का। और ये टाइम पाकिस्तान, अब देखे ना पाकिस्तान की इंडस्ट्रियां बंद हो रही है। अभी सुनने को आ रहा है 120 या 100 इंडस्ट्रियां बंद हो गई। तो वो पाकिस्तान में चाइना ही घुसेगा ना, मेड इन चाइना फिर इन हो जाएगा पाकिस्तान में। हर चीज चाइना की नजर आएगी। और चलिए वीडियो खत्म करते हैं। मेनली बातें हो गई और बिल्कुल ये बात सही है। स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। अभी शायद पिछले महीने ही 100 से ज्यादा फैक्ट्रीज आपकी बंद हो गई। और इन 100 फैक्ट्रीज, खबर ये नहीं है कि ये 100 फैक्ट्रीज बंद हो गई, खबर ये है कि इस फैक्ट्री में काम करने वाले 1.5 से 2 लाख लोग बेरोजगार हो गए। और 1.5 से 2 लाख लोगों का बेरोजगार होने का मतलब है 1.5 से 2 लाख परिवारों का संकट में आ जाना। सोचिए, ये हो रहा है पाकिस्तान में। बाकी देखिए, बात करते हैं अगर जो मेन टॉपिक था कि पीएम मोदी जो हैं वो यूक्रेन गए हैं। देखिए, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई ने बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम क्रिएट की है, चाहे वो दुनिया भर में सप्लाई चेन हो, चाहे दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे दुनिया भर में अनाजों का प्रोडक्शन हो। यूक्रेन व्हीट प्रोडक्शन में बहुत बड़ा देश है। यूक्रेन आपके इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी में, टैंक्स बनाने में बहुत आगे है। सॉरी, था, टेक्नोलॉजी तो है लेकिन अब बहुत कुछ तबाह हो गया ना यूक्रेन में। तो यूक्रेन एक अच्छा देश जा रहा था, लेकिन भाई वेस्ट ने दाना फेंका, अमेरिका ने किया नाटो में आ जाओ। और रशिया सिर्फ ये अश्योरेंस चाहता था कि भैया आप नाटो में मत आइए, नाटो फोर्सेस कहां हमारे दरवाजे पे आएंगी। यूक्रेन और रशिया का बॉर्डर मिलता है और ये लोग चाल चली इन्होंने कि किसी तरह हमारी नाटो फोर्सेस तैनात हो जाएं रशिया के बिल्कुल बॉर्डर के पास। तो रशिया कैसे बर्दाश्त करेगा भाई? रशिया बर्दाश्त नहीं करेगा। और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि आप कहते हो कि रशिया अग्रेसर है, अग्रेसर है, अग्रेसर है। आप बताओ कि रशिया के बाहर, जंग शुरू होने से पहले रशिया के बाहर रशिया की फौज कितने देशों में तैनात है? आपको एक देश नहीं मिलेगा। लेकिन अमेरिकी फौजें कितने देशों में तैनात है? अमेरिकी फौजें, यह आपको दिख जाएगा। नाटो में जहां जहां है वहां पर अमेरिकी फौजें बैठी हैं, फौजें बैठी हुई, उसकी सेना बैठी हुई है, हथियारों के साथ बैठी हुई। तो एक्सपैंड तो आप कर रहे हो, अग्रेसर तो आप हो। आप अपनी सेना को दूसरे देशों में ले जाकर वहां पर बिठाए हुए आपने, घेर रहे हो आप। और ये बात बिल्कुल सही बात है। नाटो धीरे धीरे यूरोप में भी घुसकर, चारों तरफ घुसकर वो रशिया को घेर रहे हैं। और रशिया कब तक सुनेगा भाई? कब तक बर्दाश्त करेगा? रशिया की एक ही मांग थी, भैया यूक्रेन तुम ये मत कहो कि हम नाटो में शामिल हो जाएं। आप ये बात अश्योरेंस दे दो, लिख के दे दो, ठीक है। और जेलेंस्की फंस गया उसमें। जेलेंस्की बकरा बन गया और आज उस बकरे की वजह से अमेरिका का कुछ हो रहा है, यूरोप का कुछ हो रहा है, ब्रिटेन का कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। तबाह किसके घर हो रहे हैं? यूक्रेन वालों के। किसकी जमीन पर बम बरस रहे हैं? यूक्रेन वालों के। किसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, बिजनेस तबाह हो गया, यूनिवर्सिटी कॉलेज तबाह हो गए, किसके लोग मर रहे हैं? यूक्रेन के। लेकिन इतनी सी बात इस कॉमेडियन प्रेसिडेंट को समझ में नहीं आई। यही तो दिक्कत है। आप जब बड़े गोल को नहीं समझ पाते हैं तो आपको नुकसान उठाना ही पड़ता है। और देखिए, पीएम मोदी जो हैं वो गोल को समझते हैं, इसलिए वो लड़ाई रुकवाना चाहते हैं ताकि जल्द से जल्द ये लड़ाई रुके, लोगों की जानें जा रही हैं वो रुके, दोबारा से सिस्टम चालू हो, बिजनेसेस चालू हो, लाखों लोग यूक्रेन से भागकर दूसरे देशों में गए। भाई अपना देश छोड़कर रिफ्यूजी बन के जाना पड़ रहा है। आप समझ रहे ना ये कितनी बड़ी त्रासदी है? ये बहुत बड़ी त्रासदी। और मुझे लगता है कि अगर पीएम मोदी रशिया और यूक्रेन के बीच की इस वॉर को रुकवाने में कामयाब हो गए तो भैया अगली बार का नोबेल पीस प्राइज जो है वो पीएम मोदी को मिलने वाला है। बोल रहा हूं मैं आज, अगर कामयाब हो गए तो। क्योंकि जेलेंस्की भी ये बात समझते हैं कि मोदी इकलौते ऐसे आदमी हैं जो लड़ाई रुकवा सकते। अब देखना है कि भाई ये नेगोशिएशंस जो हैं वो कितनी कामयाब होती हैं और क्या पीएम मोदी जो हैं वो लड़ाई रुकवा पाते हैं कि नहीं। जल्दी मिलता हूं, आप अपनी राय जरूर दें कमेंट में। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। सबसे पहले मैं लोग से एक बात का इधर बड़ा जवाब दूंगा, अपने डिटेल जवाब दूंगा।
और इस पर उनका जवाब भी तलब करूँगा। पहले बात करते हैं आबद भाई। आबद भाई, आप ठीक है पीएम मोदी साहब से मोहब्बत करते हैं, पीएम मोदी नो डाउट, मैं भी मानता हूँ। असद भाई मानते नहीं मानते, मैं मानता हूँ दुनिया की इस पर सबसे बेहतरीन लीडर है, रैंकिंग के लिहाज से, हर लिहाज से, किसी पहलू में भी वो काम नहीं है, नो डाउट। लेकिन आप उनकी मोहब्बत में या उनकी रैंकिंग को सामने रखकर झूठ ना फैलाएं, मतलब इतनी ना फाड़ें, इतना ना हवा में उड़ाएं, या इतना ना जरूरत से ज़्यादा ओवर हो जिससे पता चले कि आप जेल है। अब जेल वाली बात आपने कर दी। जो बाइडन, लोग सर भी कह रहे थे कि पता नहीं, मुझे पता, जो बाइडन भी गए थे ज़ेलेंस्की से मिलने, ब्रिटेन के पीएम जो थे वो भी गए थे मिलने, और आई थिंक जर्मनी के भी बोरिस जॉनसन थे। 3-4 मुल्कों के पीएम मिलने गए हैं ज़ेलेंस्की के ड्यूरिंग वार, और जो आबद जहलियत फैला रहा है, फेक न्यूज़ दे रहा है कि सिर्फ पीएम मोदी ही हैं जो इस वार के दौरान गए हैं। वास्ता है, जान छोड़ दो, जेल हो। कभी कोई झूठ बोलते हो टीआरपी के लिए, कभी कोई झूठ बोलते हो टीआरपी के लिए। कुछ फैक्ट्स देख लो, कभी हमारी नैल आउट के कुछ बकवास कर देती है, मतलब इतनी बात होती है उसको इतना कर देते हो। ये तुम्हारी फितरत नहीं है। कैसे मिलेगा, डॉलर कैसे बनेगा अगर कुछ नहीं बोलेंगे? हमें शर्मिंदगी होती है जब हम आपकी बातें सुनते हैं फिर रिएक्शन करते हैं, और यार क्या क्या कीड़ा है आपके अंदर, एक चीज़ को कैसे आप बढ़ा लेते हैं, अब अपनी तरफ से कैसे चीज़ें ऐड कर लेते हैं कि पूरे मुद्दीवाद हैं जो गए हैं यूक्रेन जंग के दौरान, हत्ता के पाकिस्तान के पीएम भी नहीं गए, और अल्लाह के बंदे उस जब जंग शुरू हुई थी तब उसके पाकिस्तान के पीएम उधर मौजूद थे, ये भी उसको नहीं पता। एक तो फैक्ट तो पता ही नहीं है इनको, झूठ बोलना है बस, झूठ और टीआरपी कहीं समेटो। लोग ज़्यादातर हमारे साथ जुड़े को झूठ बोलो, को ऐसा छापड़ छोड़ो कि वो उड़े और लोगों के सरों में ये कहीं दाखिल हो, लोग अंधे हो जाएं, कानों से बहरे हो जाएं और हमें देखना शुरू कर दें टीआरपी टीआरपी टीआरपी। झूठ मत फैलाओ आबद। चले अब बात आती है जो मेरी इस पूरी वीडियो का मरकज़ और महवर है, वो है फ़लस्तीन और इजराइल और हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कि फ्रीडम फाइटर और वेस्ट बैंक की फ़ौजें, यानी जो बाकी फ़लस्तीन है उसकी फ़ौजें इजराइल का हमला क्यों नहीं कर रहा। इसकी सिंपल सी मिसाल है, जो वेस्ट बैंक का सदर है या वज़ीर जो भी है वो पिट्ठू है, और वेस्ट बैंक यानी कि सारे के सारा एरिया, ये एरिया है, ये वेस्ट बैंक और सारा फ़लस्तीन है, नहीं, उधर बड़ी प्लानिंग के साथ बेगारती की है इसराइल ने। ये आप भी शायद कुछ पढ़े लिखे लोग आप में मौजूद हो वो समझते हो कि वेस्ट बैंक के अंदर जो कॉलोनीज़ हैं इसराइलियों की वो मौजूद है। मतलब अगर ये मेरा एरिया है ना, मैं इसको मान लेता हूँ ये पूरा वेस्ट बैंक है। अब या मेरा कमरा है इसको मैं मान लेता हूँ पूरा वेस्ट बैंक। अब ये पूरे का पूरा वेस्ट बैंक नहीं है, इसके उस कोने से हट के कोई उधर भी इजरायली है, उधर भी इजरायली, इधर भी इजरायली, इधर मतलब इस तरह तकसीम कर दी गई है कि ये पूरे का पूरा वेस्ट बैंक फ़लस्तीनियों का है ही नहीं। पहली बात तो ये झूठ है। दो रिशाल उनके अंदर कॉलोनियाँ बसाई गई हैं इजरायलियों की कंट्रोल करने के लिए। किसको समझा रहे हो लोग सर, किन क्या हमें नहीं पता कि क्या चाल चल रहा है इसराइल। इस मुद्दे पर मैं काफ़ी दिनों से लोग सब कहता हूँ मेरे साथ डिबेट कर लो। मैं इस पर आज भी मेरा मौक़िफ़ ये है, इजराइल ज़ालिम है, इजराइल कब्ज़ा किया हुआ है, इजराइल एक बेगैरत कंट्री है, इजराइल एक फसादी कंट्री है, इजराइल के लोग कंट्री नहीं लोग जो हैं यहूदी जो हैं लोग हमने कंट्री मानते ही नहीं हैं। हाँ सॉरी, ये भी मुँह से गलत निकलेगा। जो लोग हैं ये फसादी हैं और ये मैं आपको साबित करूँगा, मैं आपको साबित करूँगा कैसे फसादी है। अच्छा, मैंने फिर कई मरतबा दलील देने के लिए, समझाने के लिए इंडियन को, अगर तो फिर भी नहीं आने, समझाने के लिए इंडियन को कि देखें 2000 के साल की बात लोग सर करते हैं, 2000 साल पहले मुसलमानों से भी पहले उनका ये एरिया था। तो मैं भी यही कहता हूँ, मेरा भी यही मौक़िफ़, मैं मानता हूँ
मैं अदना बंदा मानता हूँ, 2000 के लिहाज से तकसीम करो दुनिया को, मतलब सिर्फ इजराइल के लिए ये मानते हो कि 2000 साल पहले इनकी ज़मीन थी, अब इन्हीं को मिलेगी, तो जो जिस चीज़ें 2000 साल पहले जो थे उनको दे दो, सिंपल एक रूल ये है। दूसरा रूल ये है कि ये कंडीशन अपने ऊपर फिट करो। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, यूपी को मान लो, तो यूपी था 2000 साल पहले इजराइल, ये एरिया उनका था, इधर से फिर यूपी से उठकर इसराइल जाते हैं, छितर खाते खुआते जर्मन में जाते हैं, जर्मन में 60 लाख भीड़ चढ़ते हैं हिटलर की गुस्से की, फिर लौट कर आते हैं यूपी में और क्लेम करना शुरू करते हैं भाई ये तो 2000 साल पर हमारा एरिया था, जिससे निकलो इंडियंस निकलो इधर से। इंडियन कहाँ करोगे, उनको कहोगे अच्छा ठीक बिल्कुल ये एरिया आपका, हम जा रहे हैं, क्योंकि 2000 साल पहले आपके बालदार इधर थे इसलिए हम इधर से जा रहे हैं, हमें माफ़ी दे दो, हमने आपकी ज़मीन कब्जा की हुई थी। यूपी आप सारा उनको दे देते हैं, लेकिन पूरा इंडिया फिर इनको आप दे देते हैं, कभी भी नहीं। आप अगर कमज़ोर भी होंगे आप लड़ेंगे, उनसे लड़ेंगे, आप लड़ेंगे। जो हमास कर रहा है, हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आलोक सर ये आपका मौका बिल्कुल गलत अच्छा, एक यहाँ है, पर वो फ्रीडम फाइटर है। मैंने फ्रीडम फाइटर की बात करता हूँ, यहाँ पर एक और मिसाल लेकर करते चले कि जब यहाँ पर अंग्रेज काबज हुआ था, हाँ, तो जो लड़ रहे थे क्या वो फ्रीडम फाइटर थे तो या टेररिस्ट थे? टेररिस्ट थे। भगत सिंह को दहशतगर्द मान लोगे? आप आए ना ऊँट के नीचे, और पहाड़ के नीचे ऊँट आया ना, अब बोलो भगत सिंह को टेररिस्ट मानोगे? क्या कर रहा था भगत सिंह? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ ही रहा था ना, क्या कर रहा था? लड़ ही रहा था अपने मुल्क को हासिल करने के लिए, क्या टेररिस्ट मान लोगे उसको? कितने हिंदू ऐसे फ्रीडम फाइटर हुए हैं, मेरे दिल में अभी एक नाम आ रहा था यार, वो बड़े एक तो यार चीज़ें नाम वक्त पर याद नहीं रहती। हिंदुओं के कई ऐसे लीडर हुए हैं जो अंग्रेज़ों के सामने नहीं झुके, लड़े हैं, कई सिख ऐसे हुए मरे, कि मार गए हैं, लेकिन हिंदुओं के सामने अंग्रेज़ों के सामने झुके नहीं हैं। तो मेरे प्लीज़ हम प्यारे हिंदुस्तानियों बताओ क्या वो टेररिस्ट थे फिर, या फ्रीडम फाइटर थे? जिन्होंने हथियार उठाए थे? भगत सिंह ने हथियार उठाया था, क्या वो फ्रीडम फाइटर था या टेररिस्ट था? ऐसी नहीं है लोग सर, आप जैसे आप काउंटर करते हैं मैं भी नहीं छोड़ूंगा आपको, और ये कभी आपकी और मेरी डिबेट होगी ना, मैं आपको दूध का दूध और पानी का पानी करके दूंगा। जो आप और यार ये अच्छी तरह से जानता है, ये जानबूझ के करता है, दो बड़ी बातें करता है, जानबूझ के करता है, फ्रीडम फाइटर है हमारे। और इसके लिए आपको थोड़ा सा फिर सोच का जाविया वसी करना पड़ेगा। यूपी मानो, यूपी मानो इजराइल का 2000 साल पहले, अब वो आ गया। अच्छा, एक यहाँ पर एक और सवाल है लोक सर के लिए, अगर जर्मन ने मारा था इन लोगों को तो ये जर्मन पर अटैक क्यों नहीं करते? ये तो कहते हैं यार ये दुनिया उधर भी तो ये थे, उधर भी थे ना मौजूद, तो जर्मन पर अटैक क्यों नहीं करते? जो तो रिसेंटली उनकी जमीन थी, छितर खाने का डर है ना वहाँ से। हाँ, इधर एक ये भी पॉइंट है कि जर्मन में क्यों नहीं क्लेम करते अपनी जमीन? उधर भी तो वो रह रहे थे, उधर भी तो उनकी लैंड थी, होम था उनका, उधर क्लेम क्यों नहीं करते? डंडा और छितर मेरे भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मैं तो बात ये शुरू से कर रहा हूँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और फिर बड़े बड़े अलम बरदार आलोक सर जैसे इंसाफ के वो कह हमास को टेररिस्ट घोषित कर रहे हैं, भगत सिंह को भी करोगे, क्योंकि भगत सिंह भी अंग्रेज़ों, क्योंकि उन्होंने आगे कब्जा किया था। अच्छा, ये अब्दुल कलाम का क्या नाम है उसका, डॉक्टर अब्दुल कलाम मेरे ख्याल में, जो जंग आज़ादी में हिस्सा लेने के बाद ये तकसीम हिंद हुई थी मेरे भाई, पाकिस्तान और अंग्रेज आज़ादी हुई, तो ये जो सारे अब्दुल कलाम वो तो साइंसदान बैठे दो हुए, एक अब्दुल कलाम आज़ाद हुए, वो भी वही जो अब्दुल कलाम आज़ाद है, वो भी पाकिस्तान के बनने के अगेंस्ट थे। ये जेन रख लो, हम उस हिस्ट्री में नहीं जाएंगे। मैं आलोक सर पर यही फोकस रखूँ, मैं आबद की बात जो करनी थी मैंने कर दी, पाकिस्तान के लोगों की मैंने जोश वाली बातें सुन ली। मैं इस वीडियो का फोकस यही रखूँगा, क्या हमास टेररिस्ट था? अगर आज आप आलोक सर हमास को टेररिस्ट कहते हो ना, फिर इंडिया के हिंदू, मुस्लिम, सिख जितने फ्रीडम फाइटर हुए सबको टेररिस्ट के दौर में सारे टेररिस्ट, सब टेररिस्ट। उन्होंने भी बेगुनाह लिखा है, बेगुनाह अंग्रेजों को मारा है भाई उन्होंने लिखा है
कि ये जो लोग थे ये हमारे वतन के, वो तो अपना वतन मानते थे ना इस चीज़ को, जगह पर जहाँ पर वो मौजूदा हुकूमत थी, वो कहते थे कि ये गद्दार है मुल्क के। टीपू सुल्तान जैसे आपके नेशनल हीरोज़ को भी उन्होंने गद्दार लिखा है। चलें खैर, और इनकी ज़बान सट जाए, मैं बार बार कहता हूँ कि अगर उस मुसलमान का ये नाम ले लें, जस्ट अगर आप आलोक सर या हिंदुस्तानी जितने भी हैं, जस्ट आप अपने मफाद के लिए झूठ का साथ दे रहे हैं, तो फिर मुझे शर्म आती है, फिर मुझे शर्म आती है कि आप ऐसे हैं। सिर्फ हमें मफाद के लिए, अपने मफाद के लिए आप क्या गधे को भी बाप बना लेंगे, क्या झूठे मकार को भी बाप बना लेंगे, क्या झूठे मकार को भी अपना साथी मान लेंगे, फिर आप इंसान नहीं हैं, फिर आप और जानवर में कोई फ़र्क नहीं है। जब आप अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं कर सकते, फिर आप में और हम में और जानवर, आपका- बल्कि मैं भी मानता हूँ, मैं भी इसमें शामिल हूँ, जब मुझे अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं ना होगी, मेरे और जानवर में कोई फ़र्क नहीं है। और दूसरी बात हिंदुस्तानियों के लिए फिर एक बात और आती है कि आप इन कम्युनिटी की बात मत करें, फिर आप ह्यूमन राइट्स की बात ना करें, फिर आप पाकिस्तान पर बात ही ना करें। अगर आप फ़लस्तीन के हमास को टेररिस्ट कहते हैं, फिर आपने साबित कर फ्रीडम फाइटर को आप फ्रीडम फाइटर को आप टेररिस्ट कहते हैं, टेररिस्ट कहते हैं। ये दो नंबरी है। अंग्रेज़ों के खिलाफ भी हिंदू लड़े थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ भी सिख लड़े थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ भी मुस्लिम लड़े थे, सब गद्दार थे, टेररिस्ट थे। ये फैसला आपका मिलता नहीं वीडियो में नाटक साथ।